Learners, welcome to IS Marathon, and here we are with a new lesson. So in this particular lesson हमारी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एक्ट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था 73 का। ठीक है, उसके अंदर हमने देख लिया था काफ़ी कुछ, और मैंने आपको ठीक है वो पहला लेसन अगर आपने देखा नहीं तो प्लीज़ देख लेना, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है। तो इन दिस पर्टिकुलर लेसन हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी 1813 का जो एक्ट है, उसके अलावा 1833 और 1853 के एक जो है। देखो यहाँ पर मेरा मेन फोकस रहेगा आज के लेसन में 1833 का एक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एक्ट देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1833 का एक्ट एंड 1853 का हम कॉन्सेप्ट्स में देख लेंगे। ठीक है, आपको पता है मेरा अप्रोच क्या है यहाँ पर। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, क्रिटिसिज्म और इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन में देख लेना आप उसको भी प्लीज़। ठीक है, पूरा 100 एक्ट्स कंप्लीट करके मानेंगे अपन इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट्स में मैं बता दूंगा 1813 एंड 1853 का एक्ट। तो गैस ये रहा 73 का एक्ट जो मैंने आपको लास्ट लेसन में पढ़ा दिया। ठीक है, तो प्लीज़ देख लेना इसको, काफ़ी सही था। अब यहाँ पे थोड़े से डिस्क्लेमर देखो, प्लीज़ एक रजिस्टर या कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें। जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हालांकि नोट्स तो मैं देता ही हूँ, लेकिन समझना होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये शॉर्ट नोट से काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसको समझते हैं हम, इससे लिंक करके 1833 का भी समझ लेंगे और 1853 का भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी, कभी नहीं भूलोगे आप। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अभी बताऊंगा आगे। ये जो यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट थी उसमें पास किया गया था, जो कि एक फाइनल स्टेप था टूवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। याद रखना इसको। इसने क्या किया था, ये फाइनल जो था बेसिकली क्या एक्ट था जिसने सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया को ठीक है एनकरेज किया। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको बता दिया सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं इसको। गवर्नेंस का फाउंडेशन किस तरीके से हुआ इसके अंदर, ठीक है, ये देखना अपन को। तो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन इसलिए है क्योंकि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स और जुरिडिक्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था उसको क्या किया था, उसको इन्होंने लेट डाउन किया। उसके अलावा जो फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस थी ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है, किसके नाम पर थी वो था ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, गवर्नेंस का फाउंडेशन रखा यहाँ पे। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर ही बताया गया था। इसने क्या किया था, जो ब्रिटिश कॉलोनाइज कर रखा है इंडिया को, उसको लीगलाइज कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब लीगली जो है इंडिया किसकी कॉलोनी है, ब्रिटेन की। ठीक है, तो इसके अंदर था। और जो पोजीशन है, पोजीशन जो कर रखा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था 73 के एक्ट में, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कंट्रोल करने के लिए वाला एक्ट लेकर के आए थे कौन, पार्लियामेंट। अब लेकिन अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने परचेज किया गया है यहाँ पर, जो जितना भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उसको बना दिया गया बेसिकली ट्रस्ट ऑफिस मेजेस्टी के नाम पर, कि ये ब्रिटिश क्राउन की क्या है, पोजीशन है। ठीक है, क्राउन की पोजीशन है। ठीक है, ऑन द नेम ऑफ ट्रस्ट ऑफिस मेजेस्टी। अब यहाँ पर आती है बात थोड़ी इंपॉर्टेंट, बेसिकली इम्पैक्ट क्या करते हैं इन कानूनों को जब ये आते हैं। देखो गाइस, यहाँ पर सबको आपको पता है कि इस टाइम पे क्या चल रहा है, मतलब इससे भी 50-60 साल पहले स्टार्ट हो चुका है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया तो सबसे बड़ा मेजर प्लेयर कौन था, ब्रिटेन, ऑफ कोर्स ब्रिटेन था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाने के कारण ब्रिटेन के पास ह्यूज सरप्लस थे फिनिश प्रोडक्ट्स के। ठीक है, काफ़ी सारा माल पड़ा हुआ है वेयर हाउसेज में, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर, मशीनें आ रही, इन्वेंशन हो रहे हैं। ठीक है, आपको बताइए इलेक्ट्रिसिटी आई, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट कहाँ करें, ये तो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स हैं। अभी इनकी पॉपुलेशन तो इतनी है नहीं कि वहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे, नहीं, इनको चाहिए मार्केट, इनको चाहिए कॉलोनीज। ठीक है, ह्यूज मार्केट। अब इंडिया से बेटर मार्केट क्या होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया एशिया यहाँ पर आएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने कि नए मार्केट चाहिए तो सप्लाई करना है इनको, जो इनका अक्वायर किया गया रॉ मटेरियल, मतलब गुड्स है उसको सप्लाई करना है और रॉ मटेरियल लेकर के आना है वहाँ से। ठीक है, तो ये दो मेन कारण थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसका मेन क्या था, रीजन। अब सेकंड कारण क्या हुआ यहाँ पर, कि जो लिबरल पावर था, ठीक है, यहाँ पे जो लिबरल आइडियाज़ वाली पार्टीज थी वो पावर में आने लग गई। आपने नाम सुना होगा विग्स। ठीक है, अब ये लोग पावर में आए, तो अब इन्होंने क्या किया कि जो लिबरल प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, उनको लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ये पूरा एक लिबरल मूवमेंट चला वहाँ पर। ठीक है, जिसके कारण रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 आया। ठीक है, रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1832, जिसमें क्या हुआ है, देखो ये जो लेजाइस फेयर है, मैंने आपको बताया था इन इकोनॉमिक्स, लेजाइस फेयर का मतलब होता है कि अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मतलब जो
फ्री, ट्रांसपेरेंट और फ्रीडम होती है ना, जितनी भी लिबरल आइडिया, जितने भी लिबर्टी दे सकें अपन, किनको, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, कि आपको जो करना है वो करो पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो फुल इकोनॉमिक लिबर्टी दी जाती है लिजाइस फेयर में, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसके अंदर, सबसे मेन फोकस ये होता है, ठीक है। तो ये एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रीज के तौर पर इसको वहाँ पर क्या किया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने बना दिया इंडिया को एज अ मेजर मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब और देखो इसका हम बैकग्राउंड देख रहे हैं अभी तक यहाँ पे, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बता दिया, लिबरल पावर वहाँ पे बता दिया, उसका लेजर्स फेयर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस एक्ट ने क्या किया, इसके जो पहले जो एक्ट आया था 1833 का, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसकी रूट्स है बेसिकली 1833 में, ठीक है। जिसने कंपनी की जो रूल थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, मोनोपोली थी ट्रेड पर, उसको एक्सटेंड कर दिया 20 साल के लिए, अगले 20 ईयर्स के लिए फिर एक कर दिया। फिर 1853 का एक्ट आया था, आपको पता है, 1853 का, फिर 1858 का आया था, ठीक है। तो 20 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दी गई, हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट प्रोविजन में ही पढ़ेंगे वो, ठीक है। अब 1833 में इसने क्या किया, बेसिकली 1832 में आ गया था, 1833 में इसको रॉयल असेंट मिल गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखो ये वाली कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए, क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग तो क्या ही है। देखो यहाँ पर 1813 के एक्ट की हम बात कर रहे हैं, 1813 के एक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखना काफ़ी ध्यान से सुनना, इसलिए मैं कहता हूँ पेन पेपर लेकर के बैठना। यहाँ पे क्या होगा कि देखो नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा, किसने नहीं सुना, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, पावर में आ गया था उस टाइम पे, वो आपको पता है 1799 और 1800 में आ गया था पावर में, ठीक है। तो अभी 1-2 साल में वाटरलू का वॉर होगा, फिर उसमें हार जाएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेकर के आए थे नेपोलियन, क्या लेकर के आया था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, कभी बताऊंगा आपको इसको डिटेल में, लेकिन अभी इससे सुन लो क्या होता है। फ्रांस ने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया कि जो ब्रिटेन के आसपास, क्योंकि ब्रिटेन से लड़ाई थी फ्रांस की हमेशा से थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमेशा से एनिमी रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि जितने भी ब्लॉकेट किए जा सके ब्रिटेन के आसपास वाली कंट्रीज़ को, कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंदर ये था कि कोई भी ट्रेड नहीं करेगा ब्रिटेन से, ठीक है। तो ये रोक लेता था, उसकी माइट इतना था कि कोई कर भी नहीं पाता था इसकी परमिशन के बिना, ठीक है, क्योंकि इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इसलिए, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि परेशान हो गए भैया, यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा इनको, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फिर अपील की, ठीक है, क्राउन से अपील की, तो इन्होंने रॉयल ये वाला एक्ट लेकर के आया 1813 का। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, ठीक है, उसने उसको मतलब मोनोपोली तो दे रखी थी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, साउथ एशिया में, ठीक है। तो साउथ एशिया में अब ट्रेड कर सकते हो आप फ्रीली। इसके अंदर ही हुआ ही ये था कि जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे ना, उनको परमिशन दे दी गई, टोटल मोनोपोली दे दी गई, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग सिस्टम बना दिया गया, और उसके अलावा जो टी ट्रेड था चाइना में, ठीक है, चाइना में जो टी ट्रेड होगा उस पर मोनोपोली थी इसकी, ठीक। अब यहाँ पर और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जितने भी ट्रेडर्स थे ब्रिटेन में, उनको भी अलाउ कर दिया गया कि अब जो है आप यहाँ पर क्या करोगे, कर सकते हो क्या, ट्रेड, ठीक है। तो इसके मेन प्रोविजन ही यही थे कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी सोवरेनिटी को असर्ट किया गया, ठीक है, इंडिया पर। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट जो राइट टू कलेक्ट टैक्स होता था पीपल से, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर ले आई है, ठीक है। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट था, मतलब वो किसके जुरिडिक्शन के अंदर होगा, सुप्रीम कोर्ट के। और इसके अंदर एक प्रोविज़न ये भी था कि जो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा क्या करते थे, करप्शन होता था, इलीगल प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, कंपनी के अंदर, उसने तो इन्होंने फिक्स कर दिया कि इतना डिविडेंड तो आपको देना ही पड़ेगा, कितना, 10.5%, इतना यहाँ तक नहीं, जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि उन्होंने डिविडेंड फिक्स कर दिया, जिससे इलीगल प्रैक्टिसेस कम होने लग गई, ठीक। ये 1813 के एक्ट के अंदर था। उसके अलावा एक प्रोविज़न ये भी था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको परमिशन दे दी गई यहाँ पर आकर आने की और धर्म प्रचार करने की। फाइनल है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर साल, ये जो है जो किसके लिए अलग से निकाले जाएंगे, अ, ताकि जो लिटरेचर है उसको इनक्रेज किया जाए, रिवाइव किया जाए, प्रमोट किया जाए, ठीक है। और जो नेटिव इंडियंस हैं उनके अंदर लर्निंग और साइंस की जो एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाए, तो ये इसके लिए था। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे एक्ट के, ये सुन लो फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट तो होगा इसका कि इसने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को लीगल कर दिया, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था, ठीक है जी। सेकंड था कि कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो थी कंपनी की, कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या थी, बेसिकली एक्टिविटीज जो कंपनी की थी उसको डिस्टिंग्विश कर दिया, ठीक है, किस तरीके से अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रॉयल चार्टर जो था बेसिकली किससे रिलेटेड, मोनोपोली जो थी किसकी,
कंपनी की उसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि मोनोपोली बढ़ा दी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसके मेजर प्रोविजन कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजन देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये था कि इंडिया जो है जो इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज अ ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी। देखो अब यहाँ पर आप कैसे कह सकते हो, सबसे पहली बात इन्होंने बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसी को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देगा। अब ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, तो मैं आप उसका भी आंसर नहीं करते, पता नहीं कैसे कमेंट करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताना है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने, बताओ चलो फिर भी। ठीक है, अब इसके पास पूरी मिलिट्री एंड सिविल पावर्स आ गई। ठीक है, मिलिट्री एंड सिविल पावर्स आ गई। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जो मद्रास और बॉम्बे की थी उनको अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, देखो 3 गवर्नर जनरल होते थे, मैंने बता दिया था आपको। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो रहा नहीं, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब बचे क्या, मद्रास और बॉम्बे। मद्रास और बॉम्बे बचे, तो इन दोनों से क्या किया, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो खत्म कर दी गई, टोटली अबोलिश्ड हो गया। तो पहला ये था इंडिया एज अ ब्रिटिश कॉलोनी का पॉइंट। अब यहाँ पर और बात सुनो, ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया जो है एंटायर इंडियन जो एंटायर इंडिया की टेरिटरी जो थी पहली बार एक यूनिफाइड कंट्रोल के अंदर आया था। ठीक है, तो एक ये है। तीसरा तीसरा पॉइंट है आपका कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो उसकी काउंसिल में गवर्नर जनरल प्लस जो 4 मेंबर्स थे फॉर द फर्स्ट टाइम, रिमेंबर पहली बार इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम लिया था। ठीक है, इस चार्टर एक्ट के अंदर। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कौन कौन है, देखो गवर्नर जनरल और इसके 4 काउंसिल मेंबर्स। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते थे, और पहली बार इन्होंने इस काउंसिल को क्या कहा, इंडियन काउंसिल। ठीक है, इंडियन काउंसिल का इसने इसके अंदर, अदर देन दी जो बेसिकली जो अलग लेजिस्लेटिव पर्पज थे उसके अलावा। ठीक है, मतलब जो देखो 4th मेंबर जो था काउंसिल के अंदर, वो काउंसिल के अंदर इसको इंटाइटल नहीं किया गया था बाकी, लेकिन जो अदर लेजिस्लेटिव पर्पसेस थे उसके अंदर वो इंटाइटल था। ये चलो इतने याद मत रखो, ये कंफ्यूज कर देगा, बस इतने याद रखना गवर्नर जनरल प्लस जो 4 मेंबर थे उनको बना दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल, जो ये 4 मेंबर की काउंसिल थी उसका नाम रखा गया। ठीक है, पहली बार ऐसा बोला गया। अब देखना इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक्सप्लोइट कैसे किया। लास्ट पॉइंट इसका ये कि जो अभी तक रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे ना इमिग्रेशन पे, कि ब्रिटेन से कोई इमिग्रेशन पे ये रेस्ट्रिक्शन है, सबको हटा दिया, सब सब हटा दिया इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि अब तो कोई भी आकर के कि जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहेगा वो प्रॉपर्टी ले सकता है इंडिया में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या सोचा कि एंटायर कॉलोनाइजेशन होना चाहिए कंट्री का। ठीक है, यूरोप से लोग आएंगे, बड़े बड़े ज़मीनें खरीदेंगे, यहाँ पर ज़मीनें खरीदेंगे, प्रॉपर्टी वेल्थ बनाएंगे, तो पूरा कॉलोनाइज तो वैसे कर लेंगे हम, ये चाहते थे सर। अब देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जो रॉयल चार्टर था, ठीक है, रॉयल चार्टर को एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 20 ईयर्स का जो मोनोपोली था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद देखो लेकिन इन्होंने एक कंडीशन रख दी इसके अंदर, एक कंडीशनल है कि अब जो है सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है सब ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करनी पड़ेगी। अब ये वर्क करेंगे ओनली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन करके रह जाएगी ये। ठीक है, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और जो इनके हायर्स होंगे, सक्सेसर्स होंगे, कौन है भैया इनके हायर्स, ऑफ कोर्स पहले तो गवर्नर जनरल और बाद के जो वाइस रॉयज हैं। ठीक है, इसके अंदर बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी जो है डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी तो गवर्नर जनरल के अंदर जो कि हायर है किसके, द क्राउन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, वो थे। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपसे बेट लगाता हूँ, आपने कभी नहीं सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा, ये स्प्लिट इन बंगाल, ये भी इसी चार्टर और इसी एक्ट का पॉइंट था, लेकिन ये कभी फोर्स में नहीं आया गाइस। रिमेंबर ये जो था कभी इफेक्ट में नहीं आया, इसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इसके अंदर था क्या ये तो हमें जानना है ना। ठीक है, इसको कर दिया गया सस्पेंड बाद में। ठीक है, तो देखो इन्होंने बंगाल को क्या किया था, 2 प्रेसिडेंसीज में बांट दिया था। एक तो इन्होंने कर दिया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम एंड द प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा। ठीक है, क्या था, एक तो इन्होंने प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम और प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा, लेकिन इसको इन्फोर्स किया नहीं गया। ठीक है, इसको सस्पेंड कर दिया गया बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देखो पहला पॉइंट क्या आएगा कि अभी तक जितने भी ये लॉज बना रहे थे या फिर जितने भी एक्ट्स लेकर के आ रहे थे उनको क्या बोल रहे थे, रेगुलेशन। तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के अंदर जितने भी लॉज बनाए गए उसको क्या बोला गया, लॉज। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है।
सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे, ठीक है, वो उन्होंने एक क्या बनाया, एक इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया, जिनके चेयरपर्सन कौन थे, लॉर्ड मैकाउले। आपको पता है फर्स्ट लॉ कमीशन कौन था, मैकाउले के अंडर बना था, जिसने बाद में आईपीसी बनाया था। और आजकल इसी आईपीसी में अमेंड करते करते हम यहाँ तक पहुँचे और अब इसको हटाने की बात कर रही है, नया जो है आईपीसी लेकर के आएंगे हम, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर वर्क कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक। फिर आती गवर्नर जनरल जो था, उसने एक बेसिकली मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल, काउंसिल का पूरा नाम आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो, ठीक है। अब उन्होंने मैरिज से रिलेटेड बातें स्टार्ट कर दी, उनके लॉज लाना स्टार्ट करे, ठीक है। और जो अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली है, उनका लॉज को कोडिफाई करा, ठीक। उसके बाद आते हैं आपका लास्ट पॉइंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था, उसने अपने अंदर इतनी पावर को रिटेन कर लिया था कि अब वो कोई भी लॉ को इंडिया के अंदर इनेक्ट कर सकता था, रिपील कर सकता था, और क्या कर सकता था, अमेंड कर सकता था। कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये इसके अंदर के प्रोविजंस थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गवर्नमेंट सर्विसेज का। गवर्नमेंट सर्विसेज का जो पॉइंट है, देखो इसके अंदर क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि अब जो हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट होंगे वो होंगे प्योरली बेस्ड ऑन द मेरिट, ठीक है। इन्होंने कहा था ना कोई कास्ट, रेस, रिलीजन क्या बेस्ड कोई इनका जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या किया था कि जो कंपनी थी, उसके शेयर होल्डर्स थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन किया, वेहमेंटली जो है अपोजिशन किया, ठीक है। तो इसलिए इसको साइडलाइन कर दिया गया उस टाइम पे, तो ठीक है कि सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज में वही ऑफिशियल्स होंगे जो कंपनी चाहेगा, ठीक है। और जो कंपनी ऑफिशियल्स है उनका राइट टू अपॉइंट का, ठीक है, इसके अंदर। तो ये था। नेक्स्ट है आपका, ये दोनों पॉइंट सुनना, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। पहला स्लेवरी, ये स्लेवरी वाला पॉइंट काफ़ी सही था इस टाइम पे इंडिया में। इन्होंने क्या करा था, गवर्नमेंट जो गवर्नर काउंसिल था, गवर्नर जनरल काउंसिल, इन्होंने इसको अबॉलिश करने के लिए, इंडिया एंड इट्स फॉर्म्स इन इंडिया, यानी कि स्लेवरी इंडिया में थी और उसकी जो फॉर्म थी इंडिया के अंदर, उसको अबॉलिश कर देंगे हम यहाँ पर। तो इसको अबॉलिश करने के लिए कानून बनाया। नेक्स्ट आपका स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा था कि अब जो है लीगली क्या करेंगे, क्रिश्चियंस इस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे और उसका क्या करेंगे, फ्रीली एक्सप्रेस करेंगे ये लोग, ठीक है, और प्रोपोगेट करेंगे। तो इन्होंने नंबर ऑफ बिशप्स जो होते हैं उनको नंबर्स बढ़ा करके 3 कर दिए गए इंडिया में। सेकंड क्वेश्चन आज का, इसके पहले कितने थे, कितने बिशप्स इंडिया में अलाउड थे, ठीक है, इसके पहले चार्टर एक्ट 1833 के पहले, है ना, बताना। अब यहाँ पर देखो क्रिटिसिज्म क्या है इस वाले एक्ट का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या हुआ था, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे कि कोई भी ब्रिटिशर या फिर कोई भी यूरोपियन आकर के इंडिया में पोजिशन कर सकता है, वेल्थ बना सकता है। तो इसने क्या किया, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लो, कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं। जितने भी यूरोपियंस थे वो बहुत सारे यूरोपियंस यहाँ पर लेकर के आए, जिसने क्या किया, नेटिव पॉपुलेशन को फर्दर एक्सप्लॉइट किया, मास एक्सोडस हुआ था उसका, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो गवर्नर जनरल था, उसमें पावर जो थी वो अल्टीमेटली और बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सटेंड कर दी गई थी, ठीक है, टू डील विद एनी सिचुएशन इन द कंट्री। अब इसका इंपॉर्टेंस देखो फटाफट से, ये इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है गाइस। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 लैंडमार्क मूवमेंट है, पहली बात तो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक। अब ये सिर्फ कंसोलिडेट ही नहीं कर रहा है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, बल्कि इसने सेंट्रलाइज भी कर दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बट सेंट्रलाइज भी कर रखा है ये इसने इंडिया में जो गवर्नेंस सिस्टम था, ठीक है। और जितनी भी पावर थी, इंपॉर्टेंट पावर, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दे दी, ठीक है। और इन सबको डिक्लेयर कर दिया एज अ ब्रिटिश पोजीशन इन द नेम ऑफ रॉयल क्राउन, ठीक है, रॉयल क्राउन के अंदर। नेक्स्ट आपका है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्होंने कमेटी बनाई, ठीक है, टू कोडिफाई द लॉ मैकाउले के अंदर, ठीक है। और फिर रिलीजियस और सोशल सेंटिमेंट्स को जो है टेक अकाउंट में लिया गया, ठीक है, इनको बनाने के लिए, ठीक है। तो तभी तो इन्होंने एक जो अलग अलग लॉज थे, मुस्लिम को मुस्लिम के लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, हिंदू को हिंदू के लॉज की तरह ट्रीट किया जाए। तो ये इसके अंदर इन्होंने कहा। इन्होंने स्टार्टिंग में तो छेड़खानी की नहीं, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस किया, डिवाइड एंड रूल किया, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट थी और क्राउन थी इंडिया के अंदर, वो इसका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट था टोटली, और डेस्पोट हो चुके थे अपने यहाँ तक, ठीक है। अब कोई गाइस लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट कॉन्सेप्ट जो बचा है, एक्ट कंप्लीट हो चुका है 1833 का, पूरा डिस्कस कर लिया। 1853 में देखो, अब यहाँ पर हमने तीनों का अच्छा खासा लिंक बनाया। 1833 का पढ़ा रहा था, 1813 का पढ़ा दिया, 1853 का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर अगले लेसन में हम अगला इंपॉर्टेंट एक्ट देखेंगे। देखो इसके अंदर ये था कि ये वाला जो एक्ट था 1833 का, इसी को रिन्यू किया गया, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या था, इन्होंने अब की बार टाइम फ्रेम डिस्कस नहीं किया, कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं करा था इस वाले एक्ट के अंदर, जिससे हमको टोटली क्लियरली पता चलता है कि अब कोई इंटेंशन नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ पर कंटिन्यू करने दिया जाए, ठीक, सिंपल है। अब जो थी इसके अगेंस्ट इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था,
कि इसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई उस, और इन्होंने कहा कि इसके कारण क्या होगा, अननेसेसरी डिलेज होंगे और वेस्टफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इनसे लीड मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बेसिकली 1853 के लिए कंट्रोवर्सी ये हुई थी। ठीक है, कंपनी तो अपोज करेगी सही ना इसके। इसमें क्या होता है 1851 में क्या होता है, यूके पार्लियामेंट ने 2 कमिटीज़ बनाई थी। ठीक है, कि कंपनी का जो वर्किंग सिस्टम है उसको आप क्या करो, एनालिसिस करो। तो अब इन्होंने इन कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन दिया। अब इन 2 रिकमेंडेशन के आधार पर इन्होंने 1853 का एक्ट लेकर के आए है। ठीक है, तो इनके मेन प्रोविजन क्या थे, देखो अब इस कम आई मीन जो मेन प्रोविजन जो कमिटीज़ ने रिकमेंड किया था उसके अकॉर्डिंग क्या मेन प्रोविजन रहे 1853 के, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो इन्होंने क्या किया था, अल्टीमेटली मैं बताऊं आपको, इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, इसको बेसिकली रिकमेंड किया, जो ये लेकर के आया। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर अलग है और आपके कमर्शियल सॉरी एग्जीक्यूटिव पावर अलग है। ठीक, तो ये किया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इनका प्रोविजन है गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मैंने आपको बता दिया 1833 में बना दी गई। इन्होंने क्या किया था कि जिसमें फोर्थ मेंबर होगा ना, इसमें जो फोर्थ मेंबर होगा, यहाँ पे समझा देता हूँ, मैं लास्ट में नहीं समझा पाया। जो फोर्थ मेंबर ऑफ द काउंसिल होगा वो बिकम परमानेंट, उसको हमने परमानेंट बना दिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसको वोटिंग राइट भी दिए जाएंगे। ठीक है, उसको वोटिंग राइट भी होगा। ठीक है, अब इसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिया ना। अब इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी उसके अंदर मेंबर्स को जो है, जो पहले 6 थे उसको बढ़ा करके 12 कर दिए गए। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे बस ऐसे ही रफली याद रख लो। ठीक है, यानी कि 12 काउंसिलर्स इसके अंदर बैठेंगे। गवर्नर जनरल, ऑफ कोर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके अलावा कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ इंडिया रहेगा एक। उसके अलावा जो मेंबर्स थे 4 मेंबर हमेशा की तरह गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक, उसके अलावा एक मेंबर इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक मेंबर होगा आपका जो रेगुलर जज है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट बेसिकली कैलकाटा में बनाया है इन्होंने, याद रखना कैलकाटा में है। ठीक है, उसके अलावा 4 मेंबर होंगे जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, रिमेंबर, पहला तो हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड कमांडर इन चीफ, थर्ड आ गया आपका आई मीन जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये हो गए आपके मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो पुराने वाले थे उनकी तरह अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक रेगुलर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लास्ट है आपका जो लास्ट 4 बचे हैं वो है आपके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो हो गया। अब यहाँ पर बहुत ही मेजर चेंज किया इन्होंने, यहाँ पर कंपनी का जो हुलिया है वो पूरा चेंज कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैंने आपको पहले बता दिया था फर्स्ट सेशन में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखो इन्होंने ये लेकर के आया, पहले इसमें कितने मेंबर थे, इसके अंदर 24 मेंबर थे। इस वाले एक्ट ने क्या किया 1853 में, इसको घटा करके कर दिया 18, कि अब 18 से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रख सकते। इस 18 में से भी 6 जो होंगे वो क्या होंगे, वो नॉमिनेट करेगा क्राउन। ठीक है, 6 आउट ऑफ 18 डायरेक्टर्स में 6 जो है क्या कौन नॉमिनेट करेगा, क्राउन। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए इन्होंने क्या किया, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस ऑफिसर्स, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि ओपन कंपटीशन किया जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब इसी के अंदर जो लॉर्ड मैकॉले कमेटी थी वो 1854 में उसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, जो कि उसने फर्स्ट इंडियन जो बेसिकली क्या किया यहाँ पर इंडिया के अंदर फर्स्ट सिविल सर्विसेज को ऑर्गेनाइज किया। तो यही वो टाइम था जब इंडिया को उनके जो फर्स्ट सिविल सर्विसेज सिस्टम मिला गया। ठीक है, 1854 की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया के फर्स्ट इंडियन जो सिविल सर्वेंट बने थे वो कौन थे, यस ऑफ कोर्स जो सत्यनाथ टैगोर थे। ठीक है, फ्रॉम द टैगोर फैमिली। अब अपन इतना कुछ डिस्कस किया है तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर कमी क्या थी 1853 में। ठीक है, फर्स्ट तो है कि जो गवर्नर जनरल था उसको बहुत सारी पावर दे रखी थी, और जो काउंसिल थी उसके अंदर इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था। ठीक है, अभी याद रखना इंडियन्स को यहाँ पर बिल्कुल भी जो है जगह नहीं मिली है काउंसिल में। ठीक है, अब इस एक्ट ने कंपनी ऑफिशियल को भी सेटिस्फाई नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि पावर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उसको रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अब कम इसने एक चीज़ जरूर क्लियरिटी के साथ बता दी गई कि जो रूल ऑफ द कंपनी है वो जो है अब आप जो है ज़्यादा दिन तक नहीं स्टे कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो रूल ऑफ द कंट्री को कंपनी को हटा दिया गया 1850 एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 एक्ट के एक्ट में, जो कि हम अगले लेसन में पढ़ेंगे, वो हमारा थर्ड मेजर एक्ट होगा। ठीक है, तो गाइस जब तक के लिए स्टे ट्यून और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना इसमें, और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लो मेरे टेलीग्राम पे। तो अगले लेसन में देखेंगे 1858 के एक्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने 73 उसके साथ मैंने नए एक्ट बता दिए थे और कॉन्सेप्ट में 1813 हो गया, 1833 हो गया, 1853 हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बता दो इसके अलावा कुछ कमी हो तो उसमें इंप्रूव कर लूँगा मैं। ठीक है,
सो नोट्स आप डाउनलोड कर लेना कहाँ से, टेलीग्राम से, ठीक है। तो स्टे ट्यून एंड हैव अ नाइस डे।